अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और हमेशा की तरह सैटरडे के शो में ना सिर्फ पूरा वीक रिकैप करेंगे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच भी आज खेला जाना है। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल मुमकिन हो सका और उसके बाद अब दूसरे मैच में भी बारिश के कुछ आसार नुमायां हैं। इसी तरह तीसरे मैच में भी लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आज ज़रूर कुछ मैच हो जाए। ये है जनाब आपके सामने शेड्यूल। 5 पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हैं, फिर पाकिस्तान को आयरलैंड जाना है और फिर पाकिस्तान को 4 T20 खेलने इंग्लैंड जाना है। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जल्दी से आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन, तो फिर वापस आकर हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शोएब खोसो को जाली डिग्री की बुनियाद पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक शोएब खोसो को वजीर आजम की इजाजत के बाद ओहदे से बरतरफ किया गया। कराटे कॉम्बैट 45 के मुकाबले से कबल पाकिस्तानी और भारतीय कप्तानों में गर्मा गर्मी। कौमी टीम के कप्तान शाहजेब रिंद ने भारतीय कप्तान राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तान और भारत आज दुबई में टीम इवेंट में टकराएंगे। और यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के फुकुंदो डियास को 4-6, 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। तो मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर बड़ी मायूसी हुई चूँकि सिर्फ 2 गेंदों का खेल मुमकिन हुआ। बेचारे तमाशाइयों के लिए भी नुकसानदेह हो गया, चूँकि जब 2 बॉलें भी हो जाएं तो फिर आपको टिकट रिफंड नहीं होते। बट टीम शीट पर आई एम श्योर आपकी भी इकबाल भाई नज़र थी कि किसका क्या प्लान हो सकता है। आपका क्या आपके नतीजा खस करते हैं? क्या बाबर आजम बतौर कप्तान जो वापस आए हैं तो डोमिनेंस है उनके पास, या वहाब रियाज जो बड़े पावरफुल सिलेक्टर हैं, या कोचेस जो आए हैं? आपका तज्जिया क्या है टीम शीट को देख के, क्या अंदाजा लगाया आपने? देखिए, सबसे पहले तो बारिश की बात कर लेते हैं अब्दुल गफ्फार। कल भी यानी जुमे के दिन भी वहां बारिश होती रही है और कल भी जो है न्यूजीलैंड की टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन मंसूख किया। पाकिस्तानी टीम ने कल प्रैक्टिस नहीं की। अब दोनों टीमें आज मैदान में उतरेंगी। आज भी बारिश की पेशगोई की गई है और फिर इसके अलावा 23 अप्रैल से लाहौर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर में 2 T20 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को खेले जाने हैं और वहां पर भी कहा जा रहा है कि बारिश का एक जो सिस्टम है वो लाहौर में दाखिल होगा। तो कहीं ये सीरीज बारिश की नजर ना हो जाए और ना पाकिस्तान जीते ना न्यूजीलैंड जीते, बारिश जीत जाए। कल भी बारिश जीत गई, सिर्फ 2 ही गेंदों का खेल हुआ। लेकिन आप देखें कल शाहीन शाह अफरीदी वो वाले शाहीन शाह अफरीदी नजर आए जो 2021 में जब भारत के खिलाफ दुबई में मैच था और जिस तरीके से उन्होंने KL राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया था। तो मुझे लग रहा है बाबर के लिए चैलेंज है। सब कल परसों हैरान थे कि इमाद वसीम को टीम में नहीं शामिल किया गया। हालांकि इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी और सबको इस बात का जो है वो अंदाजा था कि इमाद वसीम मोहम्मद आमिर के साथ जरूर 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, लेकिन परसों इन्होंने इमाद वसीम को शामिल नहीं किया। तो अब देखते हैं क्या है। बाबर के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन बाबर जैसे जेस्चर दे रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के गले लग रहे हैं, इसका अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी है जिसको के कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखें आज क्या होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और यकीनी तौर पर खिचड़ी नहीं, मैं समझता हूँ कि बिरयानी और पुलाव जो मर्जी मुश्किल डिशेस कह लें, हमारे क्रिकेट में पिछले 6 महीने में इकबाल भी वो बनी है, क्योंकि कुछ कभी कुछ होता है। इकबाल में टीम शीट को देखकर एक चीज़ तो समझ में आई कि जो साइम अयूब और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप है, इससे पहले आपको याद है न्यूजीलैंड में जब सारे शॉट मोहम्मद हफीज़ खेल रहे थे, उस वक्त भी चीफ सेलेक्टर थे वहाब रियाज, तो बाबर आजम नंबर 3 पर आ गए थे। अब बाबर आजम की वापसी हुई है बतौर ओपनर। तो क्या मैं आपका बड़ा तज्जिया है, तजर्बा है इस सारे मामले पर, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े अदवार आपने देखे हैं, आप क्या जैसे करें? क्या बाबर आजम के पास पावर्स भी उतनी वापस आई हैं या अब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो रही हैं? डेफिनेटली पावर वापस आई है, क्योंकि 1-on-1 मीटिंग हुई थी बाबर आजम को कप्तान बनाने से पहले मोहसिन नकवी साहब की, PCB के चेयरमैन की, और 1-on-1 मीटिंग उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ नहीं की थी, सिर्फ बाबर के साथ की। तो बाबर ने यकीनन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें बताई होंगी और बाबर नाखुश थे जब उन्हें ओपनर की हैसियत से हटाया गया और रिजवान के साथ साइम अयूब और डिफरेंट ओपनर्स को आजमाया गया, तो बाबर खुश नहीं थे। अब चूंकि वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए, मजबूत तरीन पोजीशन पर, तो अब वो खुद सारे शॉट्स खेलेंगे, इसलिए वो इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। और चूंकि साइम अयूब ने उनके साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए इनिंग्स ओपन की थी, तो बाबर आजम को उन पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और मुझे लग रहा है यही ओपनिंग पेयर होगा। लेकिन फखर जमान को देखें, परसों के मैच में फखर जमान को नहीं खिलाया गया, अब आज खिलाते हैं नहीं खिलाते।
और इन्होंने जो 3 डेब्यूज कराए परसों, जिसमें कि इरफान खान और उसके अलावा अबरार अहमद और एक और 3, हाँ अबरार को भी इन्होंने डेब्यू कराया, इरफान खान को भी, और इसके अलावा इन्होंने एक और तीसरे खिलाड़ी को भी डेब्यू, उस्मान खान को, जो कश्तियां जलाकर आए हुए। तो अब देखते हैं मिडिल ऑर्डर में मसला होगा। मेरे ख्याल में इरफान खान नियाजी को ये मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर रहे हैं, फखर जमान को ये, क्योंकि रिजवान ये कह रहे थे कि वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जिस तरह आपने न्यूजीलैंड में भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने जिस तरह की बातें की, तो इसलिए उनको 1 डाउन पोजीशन पर परसों लाए थे। अब आज के मैच में क्या सूरत हाल होती, मेरे ख्याल में आज अनचेंज होगी पाकिस्तान, क्योंकि ज्यादती होगी, खिलाड़ियों ने सिर्फ 2 ही गेंदें हुई थी, तो खिलाड़ियों को चेंज करना ज्यादती होगी। तो मेरे ख्याल में आज वही तीनों डेब्यूटेंट खेलेंगे, और अब देखते हैं कि आइंदा इमाद वसीम को मौका मिलता है। और अभी तक वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया अब्दुल गफ्फार इन्होंने, अगर आप गौर से देखें इसको, तो अब देखते हैं अगर बाबर को रेस्ट कराएंगे जिस तरह अजहर महमूद कह रहे थे, तो कौन वाइस कैप्टन बनता है, क्या शादाब बनते हैं या रिजवान बनते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इकबाल भी हमने बात की बारिश के हवाले से, और पेशेंट को ये मौजूद होती है, पता होता है फोरकास्ट, लेकिन हमने देखा कि मैचेस वहीं शेड्यूल हैं जहां पर बारिश हो रही है, इवन लाहौर की भी। तो छोटे शहर खासतौर पर जैसे मुल्तान की बात करें, या अगर हम बात करते हैं दीगर ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद हो सकते हैं, क्यों नहीं पीसीबी यूटिलाइज करता? फिर दुनिया भर में ये होता है कि आप एक एक मैच हर सीरीज में रखते हैं, भारत में कभी ऐसा नहीं होता कि 3 मैच एक वेन्यू पर होंगे, 2 वेन्यू पर होंगे। कराची में चलें, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज थी, तो आपके पास मुल्तान का ऑप्शन मौजूद था। मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग और जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा, एक ही जगह 3 मैच, एक जगह 2 मैच रखे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इनको जब स्केड्यूल बनाते हैं तो उस वक्त ये नहीं देखते कि मौसम क्या होगा। दुनिया भर में 1-2 साल पहले स्केड्यूल बनता है, तो उसमें मौसम को सामने रखते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का डिपार्टमेंट जो है, बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है कि शेड्यूल को उन्होंने देखना चाहिए था ना। इससे शायकीन को भी मायूसी होती है, ब्रॉडकास्टर्स को भी मायूसी होती है, स्पॉन्सर्स को भी बड़ी मुश्किल होती है, पैसे नहीं मिलते, बहुत सारी चीजें। तो आइंदा इनको जहन में रखना चाहिए। आप देखें वर्ल्ड कप या दीगर बड़े बड़े इवेंट्स का 1-1 साल पहले शेड्यूल तय हो जाता है, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं होता। और सर आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल भी इतवार की जगह पीर को हुआ था। तो यही तो, इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने जहन मिलकर जो है वो क्रिकेट को चला रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यूजीलैंड में मौका दिया जी हसीबुल्ला को, लेकिन वो फिर स्क्वाड से ड्रॉप हो गए। सलमान अली आगा 2 फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बड़े वो की प्लेयर रहे, फिर बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आपको हैरानगी हुई कि आप जब बिल्कुल ही महदूद ऑप्शंस हैं, अब आप देखें ना आजम खान भी इंजर्ड है, तो फिर भी सलमान अली आगा को आपने नहीं रखा हुआ, फिर होम सीरीज में आप कैसे करेंगे? ये स्क्वाड भी सर हमारा स्क्रीन पर है जी। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। सलमान अली आगा एक अब अच्छे प्लेयर में डेवलप हो चुके हैं। पहले उन पे छाप लगी थी टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, फील्डर भी बड़े जबरदस्त हैं। तो मैं खुद हैरान हूं कि उनको उन्होंने रखा नहीं, और 17 रुकनी स्क्वाड में 3 लेग स्पिनर रख लिए, शादाब खान, अबरार अहमद और इसके अलावा जो तीसरे आपके उसामा मीर। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने किया क्या है। तो ये सोचना पड़ेगा, 2 ही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं और आपके पास कौन से मुझे बताएं। फखर जमान इज नॉट अ रेगुलर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो मुश्किल जरूर होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। सर फखर जमान के साथ एक अजीब व गरीब प्रॉब्लम है कि वो रन तो बड़े इंपैक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वर्ल्ड कप में जब एक मैच के बाद ड्रॉप किया गया, पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल की, और फिर क्या उनकी दबंग एंट्री हुई अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही, उन्होंने क्या शानदार इनिंग्स खेली। फिर आपको सबको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्या किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 200 रन बनाए हुए हैं। बट उनको शायद वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलती नहीं है इकबाल भाई, जो शायद बाकी प्लेयर्स को मिलती है। जब चाहे हम उनको ड्रॉप कर देते हैं, स्क्वाड में होते हैं, 11 में नहीं होते। कहाँ होता है सर कि सीनियर खिलाड़ी जो मैच विनर है वो स्क्वाड में हो, लेकिन आप उसको 11 में वर्ल्ड कप में भी बिठा दें, और यहाँ भी पहले मैच में उनको बिठा दिया गया। तो क्या ट्रस्ट नहीं है, या फखर जमान सेट नहीं हो पा रहे ओपनर के अलावा किसी नंबर पर? आपको क्या नजर आता है? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया अब्दुल गफ्फार। दरअसल फखर जमान बेसिकली दायरे के खिलाड़ी हैं, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, वो सर्किल का भरपूर फायदा उठाते हैं। और जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, बेंगलोर में सबने देखा कि क्या जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली थी। लेकिन अब चूंकि
बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना इसमें। बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, साइम अयूब भी आ गए, माजी में मोहम्मद हारिस से भी इन्होंने इनिंग्स ओपन कराई, शान मसूद भी थे, उनको डाउन द ऑर्डर लेकर आए। तो फखर जमान का कोई एक नंबर नहीं तय हो पाया कि वो 4 पे जाएंगे, 1 डाउन जाएंगे, इनिंग्स ओपन करेंगे। उनको फुटबॉल बनाया हुआ है कि इधर से उधर, उधर से इधर, जिसकी वजह से उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फखर जमान में। और बदकिस्मती उनकी के पीएसएल भी उनका इतना अच्छा नहीं गुजरा। तो गालिबन ये सारी चीजें जहन में रखते हुए इन्होंने फखर जमान को बिठाया। लेकिन मुझे लग रहा है इनको मौका देना पड़ेगा एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की, जो अब से 7 साल पहले जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया फाइनल में। उसको अगर इस तरह से आप उसके साथ ट्रीट करेंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा? बाकी सीनियर्स भी सोचें अपने आने वाले वक्त के बारे में कि जब वो सीनियर हो जाएंगे और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो फिर क्या होगा। सर, इमाद वसीम के मुतालिक आपने शुरू में बात की थी, मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ कि उनकी वापसी होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली लेकिन चलें पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को जितवाया, लेकिन फिर अबरार को डेब्यू कराया गया। क्या इंडिकेट करता है? क्या रोटेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं इस चीज़ को, या आप समझते हैं कि वो जो ट्रस्ट लेवल है वो पहले अबरार का जो है मौजूद है, वो पहले से पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में मौजूद थे, तो शायद इसी वजह से उनको यहाँ मौका दिया गया। बट बहुत से लोग हैरान हुए क्योंकि आपको पता है, मैं बिल्कुल भी दबे लफ्ज़ों में बात नहीं करूँगा कि जो आमिर या इमाद का रिटर्न हुआ उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो तबसरे हुए, बहुत सारी इसके बैकग्राउंड स्टोरीज हैं, बयानात मौजूद हैं, तो फिर लोग उसी तरह सोचते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें ना, दुनिया में कोई भी रिटायर्ड खिलाड़ियों को वापस नहीं लेकर आता। एबी डिविलियर्स की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने कहा वो नहीं खेलेंगे, बाद में उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को कहा कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उन्होंने नहीं लिया। उनकी टीम की परफॉर्मेंस चाहे कुछ भी रही। लेकिन अब हमारे यहाँ अब आमिर को देखें ना कि आप आमिर जो है वो अगस्त 2020 में आखिरी मैच खेला था, तो तकरीबन 4 साल के अरसे के बाद आप उसको लेकर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, 2 डिफरेंट चीजें हैं बनिस्बत लीग्स खेलने के। लीग्स में इतना प्रेशर नहीं होता जितना आप नेशनल टीम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रेशर होता है। आमिर कैसे परफॉर्म करेंगे? वो माजी में बाबर आजम पर तनकीद भी करते रहे। इमाद वसीम के साथ जो है अगर उनको रिटायरमेंट उनकी वापस ली गई तो कम से कम पहला मैच तो उन्हें देना चाहिए था ना, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों को श्योरिटी दी गई है कि वर्ल्ड कप के लिए ये पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन इनको खिलाएंगे तो पता चलेगा ना कि इमाद वसीम और आमिर, चले आमिर खेल रहे हैं, इमाद वसीम क्या करेंगे ये भी देखना होगा। साबिक कप्तान रमीज राजा जो बड़े वोकल रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों के हवाले से, उन्होंने जो बयान दिया वो आपके सामने मौजूद है। बड़ा दबंग बयान। उन्होंने कहा जी मैं अगर होता तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता ही है उन्होंने क्या बयान दिया। तो एक मुखालिफ जो है ना वो आरा भी मौजूद है, खासतौर पर जिस तरह आमिर ने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ी 27 साल की उम्र में, उसके बाद फिर उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले ली, फिर भी हम उनको वापस ला रहे हैं। तो कुछ दुनिया भी हैरान है कि पहले भी फास्ट ट्रैक हुए थे वो, अब भी उनको दोबारा फिर लेकर आए हैं। तो क्या टैलेंट हमारे पास 10 साल में नहीं आ सका है? सर, बहुत सारे सवाल उठते हैं इस पर कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कर रहे हैं जुनेद या जो जीएम डोमेस्टिक हैं, बल्कि नदीम खान थे डायरेक्टर डोमेस्टिक, हो क्या रहा है? आप देखें दुनिया आगे की तरफ देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम आमिर और इमाद को वापस लाने में जो है वो कामयाब हुए। या तो ये वजह है, या फिर ये कि इनको उस वक्त गलत ड्रॉप किया गया था, गलत ये लोग चले गए थे, तो अब इनको वापस नहीं लेना चाहिए था। बहुत सारी मुख्तलिफ आ रहे हैं। रमीज राजा की ओपिनियन भी मैंने देखी है, और भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये होता है कि उल्टी गंगा बहने लग जाती है कि जो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं उनको हम लेकर आ जाते हैं। अब ये परफॉर्म कैसे करते हैं? टीम की यूनिटी कितनी बरकरार रहती है? क्योंकि आमिर जो बयानात दे चुके हैं, आपको याद है वो पीसीबी के चेयरमैन के चैनल पर ही बैठकर बहुत ज्यादा उड़ा रहे थे बाबर आजम को, जबकि वहाब रियाज भी उनके साथ थे, लेकिन वो थोड़ा बराबर मतलब बैलेंस कर रहे थे। तो अब वहाब रियाज इस वक्त का बादशाह है, अकले कुल है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। वो खिलाड़ी जिसने गुज़िश्ता साल आप देखें 17 मार्च 2023 को आखिरी मैच खेला था पेशावर ज़ल्मी से, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन चुके हैं। वहाब रियाज जो खुद टीम में आने के चक्कर में थे कि कब आएंगे, अब वो दूसरों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब उन्हें इंसाफ का तराजू हाथ में लेकर चलना होगा, वरना ये क्रिकेट बड़ी जालिम चीज है। ये तो सीटें आनी जानी है। आप देखें अब से चंद माह पहले मोहम्मद हफीज कितने ताकतवर डायरेक्टर थे कि जिसको ला रहे थे, कोचेस भी वो लेकर आए, एडम होलियॉक को लेकर आए और उसके अलावा यासिर अरफात को लाए, बेशुमार लोगों को लाए, लेकिन क्या हुआ?
हफीज अब कहीं नहीं है, सही। तो वहाब रियाज को भी ये सोचना चाहिए क्रिकेट बड़ी जालिम चीज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जी, क्रिकेट हंसाती भी है, रुलाती भी है और जालिम चीज़ है, बिल्कुल ठीक आपने कहा इकबाल भाई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कौमी खेल हॉकी की बात करेंगे। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, दो फेडरेशन बन गई हैं, खिलाड़ी भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। वज़ीर-ए-आज़म साहब कब इसका नोटिस लेंगे सूरत हाल का, कब फेडरेशन के इस तनाज़े को ख़त्म किया जाएगा, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदेद। कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं और पहली मरतबा मतवादन फेडरेशन बनी हुई है, कन्फ्यूजन है। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें, पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच और साबिक ओलंपियन रेहान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया रेहान साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे शुरुआत करता हूँ। पहली दफ़ा सर ऐसा हो रहा है कि हॉकी के अंदर मतवादन फेडरेशन, आप लोग कराची में कैंप लगा के बैठे हैं, उधर इस्लामाबाद में भी हैं, अभी ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था तो आधे खिलाड़ी इधर हो गए इधर हो गए। अब तो हॉकी के लिए तो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, बट आपकी राय क्या है? आप तो चले एक तरफ एक दूसरे फेडरेशन के साथ मौजूद हैं, लेकिन हॉकी का तो ये बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा नेशनल गेम है और जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक है या हम ठीक हैं। सबसे पहली बात ये है कि मसला है पाकिस्तान का। जो मलेशियन हॉकी फेडरेशन है, ये एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट, उसकी रसाई किसको हासिल है? इनविटेशन किसके पास है? कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ हो रही है? टीम को बुलाएगा कौन और टीम को वहाँ पे इंटरटेन कौन करे, वो किसके साथ हो रहा है? वो हैदर हुसैन के साथ हो रहा है। अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ से जा रही है, मैं कहता हूँ जी कि इस्लामाबाद में जो कैंप लगा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी एक चीज़ दिखा दें ये कि इनको बुलाया जा रहा है, इनके साथ इनसे बात की जा रही है, उनके साथ कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पे मसला है पाकिस्तान का। अब वो जिद लगा के बैठे हुए हैं। जहाँ मैं ये नहीं कहता कि शैला रजा की फेडरेशन ठीक है या बुख्ती की फेडरेशन ठीक है, जिस मर्जी की फेडरेशन ठीक हो यार, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की टीम, हैदर हुसैन के पास इनविटेशन है, वो टीम लेके जा रहा है, इसका फैसला बाद में कर लेना यार कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम का अगर वहां पे हम ये लड़के वहां पे अपने पास इस्लामाबाद में आधे रोक लेते हैं, आधे इधर से चले जाते हैं, तो नुकसान पाकिस्तान, डिवाइड होगी टीम, डिवाइड होगी। इकबाल साहब से बात करते हैं। राना मुजाहिद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरा राब्ता हुआ था लेकिन वो सफर कर रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आज ज्वाइन कर लें उनको आगे जरूर उनका मौकफ भी हम लेंगे। इकबाल साहब, मामला क्या है? चूंकि आपको पता है जब काकर साहब मौजूद थे बतौर वजीर आजम निगरान, तो उस वक्त अपॉइंटमेंट हुई जरूर थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला उलझते गए। फिर हमने देखा कि नोटिफिकेशंस की बात आई। अब ये जो सूरत हाल बनी है, इकबाल भाई आपने पूरी जिंदगी माशाल्लाह स्पोर्ट्स कवर की है, हॉकी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुतवाज़िन फेडरेशन बन जाए। बड़ी मायूसी की सूरत हाल भी है और दूसरा खिलाड़ी बड़े कंफ्यूज हैं। आपने राना मुजाहिद के सफर करने की बात की, वो दूसरा वाला सफर भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक पैरेलल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी बन गई थी, जिसके जनरल अकरम साई सदर और राना मुजाहिद जो थे वो सेक्रेटरी बन गए थे, और राना मुजाहिद पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो लगता है ये उनका पुराना वतीरा है कि पैरेलल बनाने में वो मास्टर है। और आप बिल्कुल रेहान भट्ट से ही कह रहा है कि जिसको इनविटेशन आई है वही जाए, लेकिन मसला ये है कि हॉकी फेडरेशन में जिन लोगों ने माजी में लूट मार की, आप तो राना मुजाहिद को लेते उनसे पूछते ना कि उनके पास कौन सी इनविटेशन आई है। सिर्फ अना का जिद का मसला बना लिया है इन्होंने। और कौन चला रहा है? राना मुजाहिद को पसे पर्दा चला रहे हैं आसिफ बाजवा और शहबाज सीनियर। सब पे करप्शन के इल्जामात हैं। आपको याद होगा मैंने एक ट्वीट भी किया था और आप भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब खालिद सज्जाद खोकर ने कहा कि अगर मैं वो चीजें, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा दूं तो शहबाज को हथकड़ियां लग जाएं। तो आखिर इन लोगों ने हॉकी को लूट लिया है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। रेहान बिल्कुल सही कह रहा है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। वो पाकिस्तान के जिसने 3 ओलंपिक टाइटल्स, 4 वर्ल्ड कप, वो 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मुताद्दिद बार 80 की दहाई तक हॉकी पर राज किया, आज वो इस सूरत हाल में। ये सिर्फ ये लोग अपने जाती मफाद के लिए, क्योंकि अब 4 करोड़ 70 लाख रुपए से उन्हें बुख्ती साहब के पास हैं, तो उसको भी खाने का मंसूबा है। तो सारी ये चीजें हो रही हैं। मेरे ख्याल में ज्यादती है पाकिस्तान हॉकी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं? चूंकि मामला बड़ी जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पैटर्न वो हैं। ये लेकिन कंफ्यूजन है, मुझे इसमें आपकी रहनुमाई भी चाहिए और आप इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताएं कि अपॉइंटमेंट ज़रूर की थी अनवारुल काकर साहब ने उस वक्त, लेकिन उसके बाद एक कांग्रेस का मामला भी है, फिर इसी तरह जो अप्रूवल लिए जाते हैं, चूँकि एक नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया था। इसकी तरफ वजाहत कर दीजिएगा कि उस नोटिफिकेशन के बाद क्या ऐसी चीज़ नहीं हुई कि फिर ये 2 बॉडीज़ बनने तक की नौबत आ गई, और अब इसको हल कैसे किया जा सकता है?
देखिए, नोटिफिकेशन जब अब्दुल गफ्फार आया था तो ये टेम्पररी आर्जी तौर पर तारिक मंसूरी बुत्ती साहब को जो है वो पीएचएफ का सदर बनाया गया था। इन्हें हिदायत की गई थी कि ये जो है वो क्लबों की स्क्रूटनी कराएं और इलेक्शन कराएं। अब ये आए इस सीट पर, उनको ऐसा मजा आया कि वो जाने का नाम नहीं ले रहे। आपने देखी होगी कि एक गोलकीपर वकार जख्मी हो गया था, उसको $200 का चेक देने के लिए पहुंच गए, राना मुजाहिद साहब के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। भाई आप हॉकी को बेहतर करें। तो मेरे ख्याल में अब चूंकि नए वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम आए और वजीर आजम पीएचएफ के आइन के मुताबिक पीएचएफ का पैटर्न इन चीफ होता है, तो वजीर आजम साहब को चाहिए इसका नोटिस लें। जो जेन्युइन लोग हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे कि शैला रज़ा या है वो अपना तारिक बुख्ती, हैदर हुसैन काम कर रहा है, उसके पास सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो भी डिसीजन लेना है ले, लेकिन इन चोरों को ना आने दे जिन्होंने माजी में पाकिस्तान हॉकी को गिद्ध की तरह नोच कर खाया, जिससे पाकिस्तान हॉकी आज इस मकाम पर खड़ी है। रेहान भाई, जो कैंप लगा हुआ है, मुझे खुद आप बताएं कि इसमें खिलाड़ी जैसे आपने कहा डिवाइड हो गए हैं, तैयारी फिर किस तरह हो रही होगी? और फिर यकीनी तौर पर आपने ये खबरें भी सुनी होंगी, आपको बल्कि पता ही है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी एक प्रेशर मौजूद है, जिनकी नौकरियां हैं उनको बतारी बात है कि जो गवर्नमेंट वाली तरह जहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगाया हुआ, तो ये भी बड़ा मामला है। खिलाड़ी बेचारा तो रुल रहा है सारे मामले के अंदर। सर देखें, इसमें पिस ही खिलाड़ी रहा है जी। मैं अगर यहाँ पे एज अ फोकस होगा सर उनका इस पर फोकस हो नहीं सकता ना। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि आप किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं और उस इवेंट से पहले ये भी नहीं पता लड़कों को कि क्या होने क्या जा रहा है, फैसला क्या आएगा, चीजें कैसे सेट होंगी। मतलब कि सब कुछ एक माहौल, एक ऐसा गंदा सा माहौल बन गया हुआ है कि कोई भी प्लेयर जो है वो उस तरह फोकस नहीं कर पा रहा। उतनी ही टफ सिचुएशन हमारे पास हमारे लिए है कि हम उन बच्चों को कैसे फोकस कर रहे हैं। प्लस जो हमारी टीम जेन्युइन बननी चाहिए, उनमें से आधे लड़के उस कैंप में हैं और वो प्रेशराइज करके वो उस कैंप में बुलाए गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें आगे पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है स्पोर्ट्समैन के लिए। अब उनकी नौकरियों का मसला है, अगर वो यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं तो उनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी। तो ये एक अजीब तरह का सिनेरियो और सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अपने जो हमारी नेशनल गेम हॉकी है ना, इसका मजाक इंटरनेशनली मत बनवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है कि जिसमें अभी भी पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुका है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने अभी ये सारी आपको सिचुएशन बताई है। देखें, आप पिछले 18 साल से या 20 साल से उन लोगों को देख चुके हैं कि उन्होंने क्या कर लिया है हॉकी के लिए। अब ये तो नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी जो हुकूमत है वो तो अल्लाह ताला की है। अगर आप ये समझते हैं कि हमने ही सारी ज़िंदगी रहना है, कल मैं बैठ जाऊंगा, परसों मेरा बेटा बैठ जाएगा, उससे अगले दिन उसका बेटा बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी और को भी मौका दे के देखें ताकि आने वाले वक्त में पता चले। मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ, अगर इनको हटा के हैदर हुसैन या शैला बाजी आती हैं या वो लगती हैं प्रेसिडेंट, अगर वो परफॉर्म नहीं करते, कल को आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी इनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो लिहाजा कोई एक ऐसा बंदा लेके आए कुछ जो हॉकी को लेके जाए। इस वक्त जो राना मुजाहिद साहब हैं, मुझे आप ये बताएं कि अभी तक जो प्लेयर की जो डेली अलाउंस है, फॉरेन डेली अलाउंस है, वो $150 है। इन्होंने आके 20,000 रुपया कर दी पाकिस्तानी। कभी आप प्लेयर की जो आप इनहेंस करते हैं उसको नीचे लाने की बजाय उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा ना। आप दिन ब दिन नीचे को लेते आ रहे हैं। और कभी आपने ये सुना कि सेक्रेटरी जो है उसकी तनख्वाह 3 लाख से 1 लाख आ गई हो। आप अपनी तनख्वाह कम करें ना, प्लेयरों को दें। आप कहें कि नहीं जी हम अपने पैसे का नहीं लेते, हम प्लेयरों को देना चाहिए। अपनी नहीं तनख्वाह नीचे आएगी, अपनी तनख्वाह ऊपर को ही जाएगी, प्लेयर हमेशा नीचे आएगा। पुराने वक्त हुए ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा कि दूसरे जो राना मुजाहिद साहब हैं उनसे भी हम जरूर मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन इकबाल भाई, चूंकि FIH के सदर जरूर तैयब इकराम उनके पास होदा भी है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में IOC के चार्टर और फेडरेशन जो इंटरनेशनल होती है, बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ होता है। अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट की या अगर पैरेलल बॉडीज बने या कोई ऐसे मामला कोर्ट पर, तो फिर पाबंदियां भी लग जाती हैं। हमारे तो फुटबॉल के मामला अब तक नॉर्मलाइज नहीं हुए, अब तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी हम जो है वो इस वक्त उसको देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि ताखीर से कहीं पाबंदी भी लग जाए। ये उसी संघ की तरफ लेकर जा रहे हैं अब्दुल गफ्फार। देखिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन
हैदर हुसैन और शैला रजा की फेडरेशन को मानती है, और आईओसी उसको मानेगी जिसको पीओए मानेगी। तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन तो आईओसी से अटैच है ना, तो आईओसी इन्हीं को मानेगी। लेकिन 96 की बगावत के जो मरकजी किरदार थे, आपको याद होगा अटलांटा ओलंपिक से कबल बगावत हुई, 94 में हमारी टीम जबरदस्त थी, वर्ल्ड कप जीत कर आई, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 96 में जो बगावत हुई उसके सारे मरकजी किरदार, चाहे वो शहबाज हो, चाहे राना मुजाहिद हो, आसिफ बाजवा हो, वो सब इकट्ठे हो गए। भाई आपने पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाए, आपने पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनी, क्या लालच है आपको? आप क्यों शहबाज सेक्रेटरी रह चुके हैं, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी रह चुके हैं, अरबों रुपए आए। मेरे ख्याल में एफआईए इंक्वायरी कर रही है, उनको चाहिए कि जो भी कसूरवार ठहरे उसको जो है सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी खिलाड़ियों के पैसे के साथ खिलवाड़ न कर सके। अब आप देखें, रेहान भट्ट से ही कह रहा है डेली अलाउंस कम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और असल फेडरेशन तो ये है, क्योंकि ये लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं, लेकिन इनके पास लेटर है, सारे पीओए से अटैच्ड हैं। लेकिन अब मैं ना मानू वाली बात है, ये तबाही की तरफ ले जाएंगे, और ये यही चाह रहे हैं कि पाबंदी लग जाए। लेकिन मेरे ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान नोटिस ले और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। सुना है कि सुबह राब्ते तक बात गई, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन आई नो कि सियासी मामला हैं, लेकिन रेहान भाई जो पहली बड़ी बात हो रही है कि हमारी टीम कहाँ इंटरनेशनली स्टैंड करती है, हमारी रैंकिंग की बात हो रही है, इस तरह के मामला जब होंगे तो हम तो मजीद नीचे आ जाएंगे, और इसका हल जितनी फौरी निकल आए उतना अच्छा है। जब बिल्कुल अगर इंटरेस्ट लेने की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब जितनी जल्दी इस पे अपना रद्द अमल करेंगे उतनी ही जल्दी फैसला आएगा। क्योंकि ये तो अगर आप फैसला करना चाहिए तो 5 मिनट की बात है कि आप बैठ के इसको जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करें, और उनको कोई ये लेटर है, ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात है इस वक्त इंटरेस्ट की कि हमारा एक नेशनल गेम है, अगर हम उसको भी इस तरह इतना नॉर्मली हैंडल करेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा कि फ़ैसला लेट से लेट और ज़्यादा कबाहतें बढ़ जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की हॉकी अगर आपने सर्वाइव करनी है तो मैं ये कहूँगा कि कोई एक जो सही लगता है, जो सही है, अगर राना मुजाहिद ठीक है, उन पे कोई अगर करप्शन के वो इल्ज़ामात नहीं साबित होते, नहीं होते, तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो उनको आप बना दें। अगर साबित होते हैं इन लोगों के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, तो फिर उनको सज़ा दें। अगर सज़ा नहीं दी जाएगी तो हर बंदा आके बैठेगा, होगा इससे ईजी सीट ही कोई नहीं है, आओ बैठो, पैसे लो और निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये साबित होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है इकबाल भी, वैसे वह लग रहा है जैसे क्रिकेट में हुआ कि आपको याद है धक्का साहब को घर जाना पड़ा, मोहसिन नकवी साहब की बड़ी ग्रैंड एंट्री हुई, बड़े पावर के साथ आए, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पता है जब नई गवर्नमेंट आती है तो फिर उनके इर्द गिर्द भी बड़ी प्लानिंग हो रही होती है, लॉबिंग हो रही होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि तीसरे की एंट्री मुझे तो खारिज इम्कान नहीं लगती, जो कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। बिल्कुल, आप दो हाथियों की लड़ाई में जो है ना वो कोई ना कोई तीसरा फरीक आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जिन लोगों ने हॉकी चला ली, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, अपना आसिफ बाजवा, आप जो लोग पहले ले चुके बारी उनको भी ना ले, हैदर हुसैन, शैला रजा को भी ना रखें, आप किसी एक न्यूट्रल बंदे को लाएं। लेकिन सियासी बुनियादों पर अपनी इतनी लोगों ने सिफारिशें लगाना शुरू कर दी हैं। एहसन इकबाल साहब को अभी आईपीसी मिनिस्ट्री का चार्ज मिला है, उनको सिफारिश लगानी शुरू कर दी है। और फिर तैयब इकराम साहब जो एफआईएच के सदर हैं, उनके साथ भी इन लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि शहबाज वगैरह का उनके साथ कनेक्शन है। तो वो अभी कोई डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे कि वो एक बड़ी पोस्ट पर है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे नहीं है वो। तो ये सब क्या सियासत कर रहे हैं, खुदा के लिए सियासत को खत्म करें। वो ग्रीन फ्लैग जो लहराता था जब गलियां सुनसान हो जाती थी, हॉकी मैचेस होते थे, उसको वापस लाएं। ये लोग अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान हॉकी को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आखिर में रेहान भाई, चूंकि जहरी बात है कि ओलंपिक आप सब साथ खेले हुए हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, आप लोग अगर ये इस तरह की डिवाइड हो जाएगा, इस तरह की डिवीजन बन जाएगी, ठीक है, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, XYZ करप्शन वाली बात बिल्कुल अलग है, वो एक इंक्वायरी वाली बात है। लेकिन चूंकि एक फर्टर्निटी है, पहले ही हॉकी के अंदर हम समझते हैं कि कोचेस बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वालिफाइड नहीं हैं, हमें हॉकी के अंदर बड़ी स्ट्रगल करनी है। सो ये मामला इसलिए हल होना भी तो ज़रूरी है। आई नो कि आप लोग बहुत सारे लोग आपस में लोग बैठते हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर फर्टर्निटी, अगर वहाँ लड़ाइयाँ हो जाएँ तो आप मतलब आगे का बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? जो आज बच्चे दोनों कैंप में बैठे हैं, कल को वही दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे, तो ये भी एक एंगल है। फर्टर्निटी पहले ही बहुत आप लोग की छोटी सी हो गई है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ये है कि हमने कल को यहाँ से जाना है,
तो हमने उन लोगों को भी मिलना है। हमारा कोई ये मैं कह रहा हूं। हमारा कोई Even उन जायदाद, खिलाड़ियों को भी जो दोनों कैंप में हैं। सबसे मिलना है। देखिए हमारा कोई जायदाद का रफड़ नहीं है, ये एक नेशनल गेम है। देखिए राय हर बंदे की अपनी होती है। मेरी अपनी राय है, राने मुजाहिद की अपनी है, मिर्जा इकबाल साहब बेग साहब की अपनी राय है, हैदर हुसैन की अपनी राय है। देखें जो आपके अंदर होता है, जो जिस आपका दिल जिस चीज पे मानता है ना, आप उसकी तरफ जाते हैं। सही है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो है, इनको बहुत टाइम मिल चुका है। ये पिछले सन 2006 से 4 से लेके अब तक 2024-23 आ चुका है। यही लोग हैं घूम फिर के, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर। क्या इन्हीं 3 बंदों को हॉकी आती है? बाकी किसी को हॉकी का नहीं पता। सबको पता है हॉकी का, बट जिसके कनेक्शन ऊपर ज्यादा हैं वो घूम फिर के आके उसी कुर्सी के गिर्द घूमता है। इशारा किया ना कि कोई तीसरे की इंटरव्यू खारिज जी बिल्कुल, तो हमारे ऐसे होता है। लेकिन बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब आपका। मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे पूरे प्रोग्राम में, क्रिकेट के बाद हॉकी के हवाले से बात की। लेट्स होप कि ये मामला, जी इकबाल साहब मैं आखिर में एक जुमला कह दूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बस सम अप कर दिया आपने बिल्कुल ठीक। और लेट्स होप कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका जल्द अज जल्द नोटिस लें, इस मामले का हल निकालें। चूंकि जैसे रेहान साहब ने कहा, इकबाल साहब ने कहा, हम सबको अंदाजा है कि पाकिस्तान की टीम जा रही है और अगर कोई कंफ्यूजन या कोई 2-2 टीमें या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जो है वो एक बदनामी का बायस बन सकता है। उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।